हाँ भाई देखो हेडिंग डालो, बॉर्न हैबर साइकिल, हेडिंग पड़ेगी बॉर्न हैबर आवाज आ रही है? यस सर। साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। देखो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कोई हमारा आयनिक यौगिक बनता है तो उस आयनिक यौगिक के बनने में जो आयनिक यौगिक की जो रिएक्शन होती है बनने की, उसमें कितनी कितनी टाइप की एनर्जी की जरूरत होती है, उन सभी का जो सम होता है वो बॉर्न हैबर साइकिल उसको रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है जैसे मान लिया सोडियम सॉलिड, देखना जरा ध्यान से, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस मिलके बना NaCl। तो एक बात बताओ भाई, NaCl कब बनता है? जब सोडियम गैस अवस्था में होता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ तो सोडियम सॉलिड अवस्था में है, क्या इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन को ये बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसका एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है ये देखो। सबसे पहले हमने बोला था कि अगर कोई हमारा ठोस अवस्था में होता है तो उसको हम पहले गैसीय अवस्था में बदलते हैं। कौन सी ऊर्जा देते हैं उसको? सब्लिमेशन एनर्जी। Na सॉलिड से सोडियम गैस में बदलना है, सोडियम ठोस है, सोडियम को गैस में अगर बदलना है तो उसको कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। जब तुमने इसको गैस में बदल लिया तो अब क्या करोगे? इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा और गैसीय अवस्था में है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक, ये बन गया। अब ये हाफ Cl2 है, हाफ Cl2 रिएक्शन करेगा नहीं, तो इस क्लोरीन और क्लोरीन के बंध को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, बंध वियोजन ऊर्जा हाफ डी, जितना यहाँ होता है उतना ही डी लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी। तो किस में बदल जाएगा? क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। अब क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुत्व की बात होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl-। अब ये दो अपोजिट आयन आपस में मिलेंगे और आपस में मिलके क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। और इसको बनाने में क्या होगा? जालक ऊर्जा रिलीज होगी। जितनी ऊर्जा रिलीज होती है, मैंने कल बताया था आपको, जब दो अपोजिट आयन आपस में मिलते हैं तो आयनिक ठोस बनता है और उस दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो टोटल रिएक्शन के दौरान कितनी ऊर्जा की जरूरत हुई? तो डेल्टा H बराबर कौन कौन सी? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन ऊर्जा प्लस हाफ इंटू बंध वियोजन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुत्व एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई हमको NaCl को बनाने में। तो यही होती है बॉर्न हैबर साइकिल, यही होती है बॉर्न हैबर साइकिल। एक एग्जांपल और देखो, जैसे होता है यहां पर Mg सॉलिड हाफ O2 गैस चेंज MgO, चेंज MgO। ठीक है ना बेटा? अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इस Mg सॉलिड को हम चेंज करेंगे Mg गैस में। कौन सी ऊर्जा देंगे? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। किसी भी ठोस सब्सटेंस को अगर गैस में बदलना है तो उसको कौन सी ऊर्जा देते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देते हैं। इस Mg गैस, इसके पास होते हैं बेटा 2,8,2। इसके पास आउटर सेल में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकालते, एक एक निकालते हैं। पहले हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा, तो Mg प्लस में बदलेगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो ये किस में बदल जाएगा? Mg+2 में। अब प्रॉपर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2,8 इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहाँ क्या होगा? सबसे पहले इसके बंध को तोड़ो, तो क्या दोगे? हाफ इंटू डी, डी मतलब बंध वियोजन ऊर्जा। तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन गैस में।
अब इसका होता है 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं इसके पास आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसको बोलेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, तो ये O- बदल जाएगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या बोलेंगे द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, तो ये O-2 बदल जाएगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, MgO बना देंगे। और इस दौरान क्या होगा, जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसको बोलेंगे चालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। तो टोटल डेल्टा एच कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो बेटा। सब्लिमेशन एनर्जी IE1, IE2, हाफ डी प्लस EA1 प्लस EA2 प्लस लैटिस एनर्जी। जो वैल्यू दिया होता है रख के हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा बॉर्न हैवर साइकिल। नोट करो। हाँ भाई, अब क्वेश्चन लिखो, K सॉलिड प्लस हाफ Cl2 चेंज KCl। अब इसकी बॉर्न हैवर साइकिल आपको बनानी है, जल्दी से ड्रॉ करो। इतना खास ध्यान रखना बेटा कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन बंधुत्व पॉजिटिव दिया हो तो नेगेटिव में ही रखते हैं, क्योंकि ये सब ये निकलते हैं एनर्जी, ये निगेटिव में होता है। और लैटिस एनर्जी जो होती है जालक ऊर्जा, ये भी निगेटिव में ही रखते हैं। मतलब अगर निगेटिव में दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो हमेशा किस में रखते हैं बेटा, इसको निगेटिव में ही रखते हैं, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो निकलती हैं। हो गया सर। हाँ तो बेटा कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसको चेंज करो गैस में। तो कौन सी एनर्जी दोगे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी। पोटेशियम के पास होता है लास्ट वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या करेगा ये, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा। ये जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालता है तो K प्लस आ गया बेटा। अब हाफ Cl2 है तो पहले इसको कौन सी ऊर्जा देंगे, बंद वियोजन ऊर्जा, तो क्लोरीन में चेंज होगा। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ये बदल जाएगा Cl माइनस में। अब इन दोनों को हम, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आएंगे एक दूसरे के पास और क्या बनाएंगे, KCl सॉलिड बनाएंगे, ठीक है ना। और इस दौरान जो ऊर्जा रिलीज होगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो यहाँ से जो डेल्टा एच आएगा आपका, टोटल रिएक्शन की एंथैल्पी आएगी, कितनी होगी, सबको जोड़ दो, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IE1 प्लस हाफ इंटू डी प्लस EA1 प्लस लैटिस एनर्जी। देखो बेटा, ये जो ऊर्जा होती है तीन तरह की, बंद वियोजन, आयनन और ऊर्ध्वपातन, ये हमारी क्या होती हैं, ये दी जाती हैं, लिख लो ये दी जाती हैं। और ये क्या होती हैं, रिएक्शन के दौरान निकलती हैं, इसलिए माइनस में रखते हैं इनको।
अब ये कैसे करोगे, देखो हाफ F2 प्लस Mg प्लस हाफ F2, तो सबसे पहले Mg सॉलिड है, पहली बात तो ये भी सॉलिड है। पहले मैग्नीशियम को उठाओ, तो इसको पहले चेंज करो बेटा गैस में, तो Mg सॉलिड से गैस बन जाएगा। उसके बाद ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बोलेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, हाफ F2, पहले इसको ब्रेक करो बॉन्ड इसका, तो फ्लोरीन में चेंज होगा। फ्लोरीन को तो 2,7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसको बोलेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, तो ये चेंज हो जाएगा F- में। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगी, हाफ D, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये तो फ्लोरीन में चेंज हो गया गैस में। ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा EA1, तो ये भी चेंज होगा F- में। एक Mg है, 2 F है, तो क्या बोलेंगे MgF2, ये मिलेगा ये मिलेगा, और ये मिलके आपस में क्या बनाएंगे बेटा, MgF2 बना देंगे, और क्या रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो क्या बोलेंगे डेल्टा H बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस हाफ D प्लस हाफ D माइनस प्लस EA1 प्लस EA1 प्लस लैटिस एनर्जी टोटल। अब डालो हेडिंग, हेडिंग बढ़ेगी फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक के गुण, उनके फीचर्स, आयनिक यौगिक के गुण, उनके फीचर्स, आयनिक यौगिक के गुण, फीचर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, सबसे पहला फीचर है वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। देखो होता क्या है बेटा, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, वो ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री तरीके से घूम नहीं पाता। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री तरीके से घूम नहीं पाता, तो यहाँ पर क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, अच्छा सुचालक नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लो बेटा, लिखो, लिखो आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक विद्युत के, विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते, विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते, क्योंकि क्योंकि आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से
इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाते, आसानी से घूम नहीं पाते, आसानी से घूम नहीं पाते। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, जालक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, जालक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, जालक का निर्माण। जैसे NaCl है बेटा, तो NaCl आपस में मिल के क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा सा जाल बनाते हैं, जिसमें कि जो फोर्स है, जो बल है, आकर्षण बल, उन दोनों को बहुत ही टाइट लगता है, और वो क्या होता है, एक सॉलिड बना देते हैं, एक ठोस कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखो ये Na+, फिर Cl-, फिर Na+, बताता हूँ ऐसे बनाते हैं। देखो ये प्लस मतलब Na+, माइनस मतलब Cl-। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगता है, बहुत ज्यादा आकर्षण बल लगता है, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बंधे होते हैं, चारों तरफ से बंधे होते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाता। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाता तो क्या होता है, ये हमारे वैद्युत के अच्छे से सुचालक नहीं होते हैं, और एक बड़े से जाल का निर्माण करते हैं। ये बेटा बहुत बड़ा होता है, जाल की तरह होता है, इसको बोलते हैं जालक, ठीक है। और इसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी निकलती है, जितनी ऊर्जा निकलती है, उसको बोलते हैं जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। नोट कर लो बेटा। और ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है, लिख लेना, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ भाई फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। हेडिंग पड़ेगी, जालक ऊर्जा को अफेक्ट करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा को प्रभावी करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। कहने का मतलब जालक ऊर्जा कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, इसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे। देखो बेटा, सबसे पहला नंबर, चार्ज आवेश पर कैसे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी। तो बेटा याद रखो, जो जालक ऊर्जा होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आवेश के, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज ऑन आयन। कहने का मतलब होता है, जो हमारा एटम होता है उस पर जितना आयन का चार्ज होता है उस पर डायरेक्टली होती है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है हमारा NaF MgF2 AlF3, इस पर +1 का चार्ज है, इस पे +2 का चार्ज है, इस पर +3 का चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उसकी, तो क्या होगा बेटा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगला चेक करते हैं, नेक्स्ट Na2O MgO Al2O3, इस पर चार्ज कितना होगा,
प्लस का 1, इस पर प्लस का 2, इस पर प्लस का 3। जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी हो जाएगी। उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, जालक ऊर्जा होगी, लैटिस एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगला देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है, अगला फैक्टर है साइज, बी नंबर, साइज का फैक्टर। भाई आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, मतलब कि जो लैटिस एनर्जी होती है इनवर्सली होती है किसके, साइज के होती है। साइज ऑफ आयन या साइज ऑफ कंपाउंड के इनवर्सली होती है। जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी बेटा। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे देखते हैं LiF, NaF, KF, CSF, सॉरी RBF, CSF। ये एक ग्रुप की बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है। जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें क्या पता है साइज ऑफ आयन की इनवर्सली होता है, लिथियम का साइज छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी। बोलो होगी कि नहीं होगी? अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो चार्ज सेम है, जब चार्ज समान हो तो हम साइज देखते हैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल BeO, MgO, CaO। देखो यहाँ पर +2 +2 +2, चार्ज समान है तो साइज देखेंगे तो इसका साइज छोटा है, और जिसका साइज छोटा होता है उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है उसकी लैटिस एनर्जी। बोलो होती है कि नहीं होती है? अब देखो यहाँ पर MgO और NaCl, यहाँ पर +2 का चार्ज है और यहाँ +1 का चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ +2 का चार्ज है, +1 का चार्ज है, चार्ज में डिफरेंस आ रहा तो चार्ज देखेंगे जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होता है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। नोट कर लो बेटा, आ गई बात समझ में? क्यों बेटा आ गई बात समझ में?